हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम एग्जाम 2020 का पेपर दैट इज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीरीज, और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे दैट इज वन लाइन क्वेश्चन। यानी वन लाइन क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एज, रेशियो, ये सब चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, तो आज हम उसको फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ ये हमारा सेशन एंड तक देखिए, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कौन से लेवल का क्वेश्चन किस चैप्टर में से किस तरह से आता है। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद दी वन लाइनर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगेन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। यानी ये क्वेश्चन किस में से आया है? तो टाइम एंड वर्क में से आया है। और अगर क्वेश्चन को प्रॉपरली अगर हम फॉलो करेंगे तो इस तरह से है, 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days while 10 women can do the same work in 18 days. In how many days 4 men and 6 women together can do the same work? क्लियर है सबका क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन में हमें इस तरह से दिया है, 12 मैन कितने दिन में 10 days में एक वर्क कंप्लीट करता है। उसी तरह सेकंड पार्ट में 10 वुमन जो है उसको कितने दिन लगते हैं? दैट इज 18 दिन लगते हैं, 18 days। तो पहले हम एक मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी क्वेश्चन इस तरह से आता है 12 मैन 10 days, 10 वुमन 18 days, तो फर्स्ट मेथड में हम ये फाइंड आउट करेंगे दैट इज 1 मैन 1 day वर्क कितना करेगा। ओके, तो फर्स्ट मेथड ये है कि अगर एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। देखो, तो ये इस तरह से होता है कि 12 आदमी को 10 दिन लगते हैं, या ना 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 करेगा। उसी तरह एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, तो वो इस तरह से आएगा दैट इज़ 1/12 × 10। तो ये कितना होगा? 1/120 वर्क। यानी जब हमें इस तरह से दिया होगा क्वेश्चन कि 12 आदमी को 10 दिन लगते हैं एक काम ख़त्म करने में, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो इस तरह से आएगा दैट इज़ इक्वल टू 1/20 × 10, यानी 1/20 जितना वर्क वो एक दिन में करेगा। उसी तरह सिमिलर पैटर्न में 10 वुमन 18 days में पूरा काम कंप्लीट करता है, तो 1 वुमन 1 day वर्क कितना होगा? तो 1 वुमन 1 day वर्क होगा 1/10 × 18, तो ये हो जाएगा 1/80 जितना वर्क करेगा वो एक दिन में। क्लियर है? तो हमें 1 मैन 1 day का वर्क मिल गया, 1 वुमन 1 day का वर्क मिल गया। और अभी सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? दैट इज 4 मैन एंड 6 वुमन टुगेदर, यानी 4 मैन प्लस 6 वुमन, वो दोनों साथ में काम करेंगे, तो उनको कितना टाइम लगेगा। अभी हमें मालूम है एक आदमी एक दिन में कितना है? 1/20, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू 1/20 प्लस 6 इंटू 1 वुमन 1 day वर्क कितना है? 1/180। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन इस तरह से आएगा 4 30s, उसी तरह 6 30s। तो हमारी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी दैट इज़ 1/30 प्लस 1/30। क्लियर सबको? यानी यहाँ पे 4 30s 120, 6 30s 180, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/30 प्लस 1/30, यानी ये हो जाएगा हमारा 2/30, और 2/30 यानी 1/15 जितना वर्क। ओके, 4 मैन और 6 वुमन, यहाँ पे 1 day वर्क कितना होगा? सो दैट इज इक्वल टू 1/15। अगर 4 आदमी और 6 वुमन एक दिन में 1/15 जितना वर्क करते हैं, तो पूरा काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें सिर्फ यहाँ पे इन्वर्स करना है, तो होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन होल वर्क, यानी पूरा काम कितने डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि वर्क और डेज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आते हैं, इसलिए होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 15 days। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर दैट इज 15 days।
क्लियर सबको। तो यहाँ हमने क्या किया, एक आदमी एक दिन में, एक वुमन एक दिन में कितना काम करता है, उसी तरह अगर हमें 4 आदमी और 6 वुमन एक दिन में कितना काम करता है तो 1/15 जितना वर्क करता है। और अगर ये 1/15 को हम इन्वर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो उसमें आंसर कौन सा आता है, 15 डेज। इसको हम एलसीएम की मेथड से भी हम फॉलो कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दूसरी मेथड दिखा रहा हूँ कि जैसे कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, यानी अगर यहाँ पे अगर कैपेसिटी देखेंगे 12 मैन 10 डेज, यानी इस तरह से लेंगे कि अगर 120 मैन हो गए और 10 वुमन 18 डेज और 180 वुमन हो गए और उनको एक काम हम दिया जाता है और वो काम कैसे कंसिडर करेंगे तो 120 और 180 का हम लेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 120 एंड 180 जो इजी है वो आ जाएगा 360, यानी 360 यूनिट्स का अगर हम इन दोनों को काम देंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होता है कि अगर 120 मैन है उनको दिया 360 यूनिट्स, ओके, तो वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी क्षमता क्या है। तो 360/120 करेंगे तो वो 3 यूनिट्स का काम करेगा, ठीक है, एक दिन में। उसी तरह अगर ये 180 है तो उनको भी सेम ही काम दिया जाता है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन एफिशिएंट है, यानी ये मैन एफिशिएंट है या फिर वुमन एफिशिएंट है, तो हम सेम वर्क उनको देंगे। इनको भी 360 यूनिट्स का वर्क दिया, इनको भी 360 यूनिट्स का वर्क दिया, तो ये 360 यूनिट्स का वर्क 3 यूनिट्स में, यानी एक दिन में कितने यूनिट्स करेगा, 3 यूनिट्स करेगा। और ये कितने करेगा, डेट इज़ 360/120, तो ये करे 180, तो ये करेगा 2 यूनिट्स का वर्क। क्लियर सबको, यानी 120 मैन हो गए तो वो 3 यूनिट्स का, 180 हो गए तो वो 2 यूनिट्स का। लेकिन हमें मालूम है कितने मैन है तो 4 आदमी है, और कितनी वुमन है तो 6 है, तो ये 4 आदमी हो गए तो कितना करेगा, डेट इज़ 4 3 12 यूनिट्स ये कंप्लीट करेगा। और ये भी कितना यूनिट कंप्लीट करेगा, ये भी 12 यूनिट्स कंप्लीट करेगा। लेकिन हमें मालूम है टोटल यूनिट्स कितने हैं 360, और ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे 24 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। तो हमें डेज डायरेक्टली इस तरह से मिल सकता है कि कितने दिन लगेंगे 4 मैन और 6 वुमन को, तो उनको दिया था 360 यूनिट्स और वो एक दिन में कितने करेंगे, डेट इज़ 12 + 12, तो ये हो जाएगा 360/24, यानी 24 1 24, ओके, और 25 5 120, तो इनको कितने दिन लगेंगे, डेट इज़ 15 डेज। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको काफ़ी तरह जो है वो एलसीएम की मेथड से जाना जाता है, बट अगेन आपको अगर फर्स्ट मेथड इजी लगता है तो आप वो कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं। यानी जिस स्टूडेंट ने अगर ये प्रैक्टिस किया, एलसीएम की प्रैक्टिस की है, तो उनको ये ईजी लगेगा, जिसने वो प्रैक्टिस किया उनको वो ईजी लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो लास्ट ईयर 2020 में आया था। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, तो ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेट इज ए कार कैन कवर अ डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का ये क्वेश्चन है। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो क्वेश्चन है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था लास्ट ईयर का। देखो, ए कार कैन कवर अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट स्पीड ऑफ 60 km/h, देन बाई व्हाट पर्सन शुड द स्पीड ऑफ अ कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें स्पीड मालूम है, हमें टाइम मालूम है, और अगर वही डिस्टेंस कवर करना है लेकिन 2.5 आवर्स में, तो स्पीड जो है वो कितने % से बढ़नी चाहिए, यानी कितने % स्पीड हमें इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सबको मालूम है बेसिक फॉर्मूला, यानी स्पीड की जो फॉर्मूला है वो सबको मालूम होनी चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये बेसिक फॉर्मूला ही यहाँ अप्लाई होगी, दैट इज स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स, यानी हमें टाइम दिया है, टाइम कितना है 4 आवर, और कार की स्पीड कितनी है, तो स्पीड जो है वो है 60 km/h, यानी यहाँ पे कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी आवर्स में और ये भी km/h में है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर होगा, देखो अभी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर मेथड दिखा रहा हूँ, हर एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ।
नहीं तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 1 घंटे में ये कितने किलोमीटर कट करेगा, तो 60 किलोमीटर वो कवर करेगा, यानी 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। उसके बाद 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना कवर करेगा, तो 240 कवर करेगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला की हेल्प चाहिए तो इस तरह के इस डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो फॉर्मूला के यूज़ करके, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पीड है 60, टाइम है 4, तो ये हो गया 240 किलोमीटर, यानी वो 4 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 240। ठीक है, मैंने आपको समझाया। इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता है, तो 4 घंटे में कितना कवर करेगा, 240 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। अभी क्या है, सिचुएशन चेंज हो रही है। देन बाई व्हाट पर्सन शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी अभी ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रखना है। वो कितना आया, 240 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे टाइम चेंज हो गया, क्योंकि अभी हमें टाइम कितना लेना है। अगर यही डिस्टेंस 2.5 आवर्स में कंप्लीट करना हो तो 2.5 आवर्स में अगर यही डिस्टेंस हमें कंप्लीट करना है, 2.5 आवर्स यानी 5/2 आवर में हमें ये डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके लिए स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड जो है अगेन फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस कितना है 240, टाइम कितना आया 5/2, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 2/5। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे अगर हम कैंसिलेशन करते हैं तो कैंसिलेशन इस तरह से आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, यानी ये कितना होगा 48, 2 ज़ा 96 किलोमीटर पर आवर। तो अभी जो स्पीड है वो पहले स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, और अभी स्पीड कितनी आ गई 96 किलोमीटर पर आवर, यानी वही डिस्टेंस उसको कम समय में अगर कवर करना है तो उसकी स्पीड कितनी चाहिए, 96 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड चाहिए। और हमें फाइंड आउट करना है कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो स्पीड में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज की जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम होनी चाहिए। पहले 60 थी, अभी कितनी हो गई 96, तो डिफरेंस कितने का आया है, तो 96 माइनस 60, और कहाँ से स्पीड बढ़ी है, तो 60 से स्पीड बढ़ी है इंटू 100, यानी जब भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो किस तरह से करेंगे 60 टू 96, इस तरह से। देखो ये कॉन्सेप्ट भी आप सीख लो कि पहले थी 60, अभी हो गई 96, ओके। तो ये हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू और ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज हम फाइंड आउट करते हैं तो पहले हमें डिफरेंस लेना है कि डिफरेंस कितने का है, तो 96 माइनस 60 डिवाइड बाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 60 से स्टार्ट हुआ था, तो ये हो गया हमारा 36 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 36 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, और यहाँ से अगर कट करेंगे तो 0 0 चला गया, 6 6 ज़ा 36, यानी 6 10 ज़ा 60% जो है वो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है दैट इज़ ऑप्शन ए, 60% का स्पीड इंक्रीज हुई। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे वर्कआउट करते हैं, और हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप किया है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आया था वो। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एज। हम एज का भी क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर हम इसको रेशियो का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन किस तरह से है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years अगो वॉज 1:3। अभी एक क्वेश्चन का हम देखते हैं तो 10 साल पहले राम और रहीम की एज की रेशियो कितनी थी, 1:3। द रेशियो ऑफ दर एज 5 years हैंस, यानी 5 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। द रेशियो ऑफ दर प्रेजेंट एजेस एज, तो अभी का उनका रेशियो कितना होगा। तो क्वेश्चन अगर प्रॉपरली हम समझेंगे तो इस तरह से कि अभी से यानी प्रेजेंट सिचुएशन से, देखो इस तरह से प्रेजेंट सिचुएशन से, अभी राइट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम 10 साल पीछे जाए, यानी 10 साल हम पीछे जाए, तो उस टाइम पे राम और रहीम की एज की रेशियो कितनी थी 1:3। इसका मतलब ये है सिंपल की चीज़ कि उस टाइम अगर राम 1 year का होगा तो रहीम कितना होगा 3 years का होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो सपोज करते हैं एज वाले क्वेश्चन में, इसमें हम 10 साल पहले जाके सपोज करेंगे, यानी बिफोर 10 years जाके हम सपोज करेंगे। यानी अभी ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट से 10 साल पहले अगर सपोज इस तरह से करेंगे
कि अगर राम की एज, क्योंकि रेशियो दिया है राम की एज 1x यानी x होगी, तो उस टाइम पे रहीम की एज कितनी होगी 3x। लेकिन ये एज कब की है, 10 साल पहले की है। तो यहाँ से अभी हम प्रेजेंट में आएंगे, यानी +10 करना पड़ेगा क्योंकि हम 10 साल पीछे गए थे, अभी फिर से प्रेजेंट में आना है। तो 10 साल पहले अगर राम की एज x थी तो रहीम की कितनी थी, 3x थी। तो प्रेजेंट में राम की एज कितनी हो जाएगी, x + 10, सबको मालूम पड़ गया क्योंकि वो 10 साल बड़ा हो जाएगा। उसी तरह रहीम की कितनी हो जाएगी, 3x + 10। क्लियर सबको। तो प्रेजेंट में राम की एज होगी x + 10, रहीम की एज होगी 3x + 10। नेक्स्ट पार्ट, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 5 years हेंस, यानी प्रेजेंट से 5 साल के बाद, 5 years हेंस यानी 5 साल के बाद उनकी एज की रेशियो कितनी है, 2:3। लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इस तरह से होगा, ये प्रेजेंट है x + 10, 3x + 10, 5 साल के बाद राम कितना बड़ा हो जाएगा, 10 + 5 यानी x + 15 हो जाएगा, और रहीम कितना बड़ा हो जाएगा, 3x + 10 15 हो जाएगा। तो अगर 5 साल के बाद उनकी रेशियो कितनी है, x + 15 और 3x + 15। लेकिन उस टाइम पे अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो उस टाइम पे अगर हम राम और रहीम का रेशियो निकालेंगे, यानी इस तरह से कि x + 15 डिवाइड बाय 3x + 15, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो में दिया है 2/3 यानी 2:3। तो ये रेशियो में दिया है। ठीक है, क्लियर सबको। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x 3x + 3 15 से कितना होगा, 45। उसी तरह 2 × 3 6x + 2 15 से कितना होगा, 30। क्लियर सबको। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3x को इस तरफ ले जाओ, 30 को इस तरफ ले जाओ, तो 6x - 3x तो ये हो जाएगा 3x, 45 - 30 तो ये हो जाएगा 15। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/3, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 5, यानी x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्रेजेंट में इनका रेशियो कितना है। तो यहाँ से हमें मालूम है, यहाँ से हमें मालूम है कि प्रेजेंट एज जो राम की जो है वो है x + 10 और रहीम की जो प्रेजेंट एज है वो है 3x + 10, और हमें इस x की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 5। तो अगर ये 5 को हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमें राम की एज कितनी मिलेगी, तो राम की एज जो है वो x + 10 है यानी 5 + 10, तो ये हो जाएगा 15। और रहीम की एज कितनी मिलेगी, तो रहीम की एज है 3x + 10 यानी ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 + 10 तो ये हो जाएगा 25। और हमें अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो यानी रिक्वायर्ड रेशियो कितना आएगा, तो 15/25 यानी 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा 3:5, यानी यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 3:5। क्लियर सबको। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है जिसमें पास्ट में भी जाना है, फ्यूचर में भी जाना है, प्रेजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व हो सकता है। मेनली अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन विथिन 10 सेकंड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबको क्लियर हो गया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन दैट इज रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस। ट्रेन का क्वेश्चन है, दैट इज एग्जांपल्स ऑन ट्रेन। यानी ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस में से 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया, रेशियो और एजेस का एक क्वेश्चन आया लास्ट ईयर में। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम फॉलो करते हैं तो देखो इसमें ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैं आपको ये कर रहा हूँ कि किस तरह से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 लाइनर का क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। हमें जब भी ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, अगर 2 ट्रेन हमें दी है तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन में जा रही है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और जैसे ही सेम डायरेक्शन में जाती है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तब हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 2 ट्रेन्स है, एक की लेंथ है 140, दूसरी की लेंथ है 120, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑन पैरेलल ट्रैक्स विद स्पीड ऑफ 132 km/h और 80 km/h की स्पीड में जा रहा है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू क्रॉस ईच अदर, यानी दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन ओवरऑल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसको किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के सेम डायरेक्शन है तो उसका कॉन्सेप्ट, तो जब भी 2 ट्रेन दी है सेम डायरेक्शन है
बेसिक तो यही रहेगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही रहेगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन किस तरह से होगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड, ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड, देखो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड यानी s कितना आएगा, तो s1 माइनस s2 आएगा, यानी हमें दोनों स्पीड की डिफरेंस लेनी पड़ेगी। और अगर क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट डायरेक्शन दिया होता तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती, s1 प्लस s2। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा, और ये भी मेरे एक वीडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी तो यही समझो कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है और इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर सेम डायरेक्शन आता है तो दोनों स्पीड का सब्सट्रैक्शन होगा, यानी माइनस होगा, डिफरेंस होगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है दोनों स्पीड की ऐड होगी। ओके, तो ये चीज़ अभी याद रखो। तो यहाँ पे हमें दिया है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन यानी क्या होगा कि हमारी रिलेटिव स्पीड दैट इज इक्वल टू s, ये कितनी हो जाएगी, s1 माइनस s2। हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना है, डिफरेंस कौन सा लेना है, तो पहले की स्पीड थी 132 किलोमीटर, दूसरे की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 132 माइनस 80 यानी कितना होगा, 52 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिल गई हमारी स्पीड, दैट इज रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो जो लेंथ है वो किस में दी है, मीटर में है। अगर लेंथ मीटर में दी है और हमारा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सेकंड्स में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई पे कितना करना पड़ेगा, 5/18। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18। उसी तरह अगर मीटर पर सेकंड दिया है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है जो हमें याद रखनी है जब भी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं तब। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ 52 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा, 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18 और 26 5 ज़ा करेंगे तो 130 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। अभी हमें स्पीड मालूम है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, किस टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो हमें चाहिए डिस्टेंस, यानी बेसिक्स तो यही रखना है, स्पीड मालूम पड़ गया, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें वर्कआउट करना है। जब भी 2 ट्रेन दी है हमें, यानी 2 ट्रेन है, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस जो होगा दैट इज सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ट्रेन, यानी यहाँ पे सम ऑफ लेंथ्स, यानी दोनों की लंबाई जो है उसका हमें एडिशन करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए। तो पहले की लंबाई कितनी है 140 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर, तो ये हो जाएगा 260 मीटर। यानी अभी क्या होगा, हमें स्पीड मालूम पड़ गई 130/9 मीटर पर सेकंड और हमें डिस्टेंस भी मालूम पड़ गया 260 मीटर। तो टाइम कितना होगा, तो टाइम हमें मालूम होना चाहिए, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला अगर फॉलो करेंगे तब। तो डिस्टेंस कवर किया 260 और हमारी स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ गई है 130/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा। क्लियर सबको, यहाँ से बहुत क्लियर है कि 130 2 ज़ा 260 और 2 9 ज़ा कितना होगा 18, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 18 सेकंड। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर बी 18 सेकंड। तो ओवरऑल अगर हमारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का क्लियर है, रिलेटिव स्पीड का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रेन्स के एग्जांपल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। कई बार हम फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला तो मैंने यूज़ किया, लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड पहले वर्कआउट कर लो, डिस्टेंस वर्कआउट कर लो, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन इस तरह से, ये क्वेश्चन अ पर्सन सोल्ड अ बुक ऑफ 20% प्रॉफिट, यानी हमें मालूम पड़ गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, तो ये चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन इस तरह से, अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, यानी अगर वही बुक वो 10% लेस कॉस्ट में लेता है, एंड सोल्ड फॉर 90 मोर, और वो 90 रुपीज़ ज़्यादा
में बेचता है, ही वुड हैव गेन 40%, तो उसको कितना गेन होगा, 40% उसका वो गेन होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, और हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। क्लियर सबको? तो क्वेश्चन जो है वो टेक्निकली हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको क्या लगा, ईजी है या टफ है? अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर है तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मैं आपको दो मेथड दिखाऊंगा। फर्स्ट बेसिक मेथड, जहाँ से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी, और सेकंड मेथड परसेंटेज की मेथड, जहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक। हमें दिया है अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट। नाउ सपोज पहली मेथड में इस तरह से करेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस जो है बुक की दैट इज एक्स रुपीज़। ओके, यानी हमने सपोज कर लिया है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स रुपीज़। अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट, यानी अगर वो प्रॉफिट कितना दिया है, 20%। देखो प्रॉफिट दिया है हमें 20%। अभी ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि जब भी 20% प्रॉफिट दिया है उसका मीनिंग ये होता है कि कॉस्ट प्राइस पे उसने 20% बढ़ा लिए। यानी बेसिक ऐसा है कि अगर कॉस्ट प्राइस बुक की 100 रुपीज़ होगी, अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने में सेल करेगा, 120 में सेल करेगा। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमने सपोज किया है, वो है डेट इज़ एक्स रुपीज़। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस किस तरह से लिख सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो 20% बढ़ाना है परसेंटेज में, तो वो किस तरह से लिखेंगे, 1.20 इंटू कॉस्ट प्राइस। देखिए तो ये अगर कॉन्सेप्ट सिंपल रखो, प्रॉफिट 20% अगर आता है तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1.20 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट 30% दिया होता तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1.30 इंटू कॉस्ट प्राइस। और अगर प्रॉफिट 15% दिया होता तो हमारी सेलिंग प्राइस होगी 1.50 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें याद रखनी है जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करें तब। तो ये हो जाएगा 120 इंटू एक्स। ठीक है, यही दिया हमें 20% प्रॉफिट। अभी हमको ये बोल रहा है दैट इज इफ़ वी हैड इट एट 10% लेस कॉस्ट, यानी अगर ये कॉस्ट जो हमने पहले परचेस की थी एक्स रुपीज़ में, अगर ये 10% लेस कॉस्ट में परचेस करते, यानी अगर उसकी क्रॉस प्राइस अभी 10% लेस, देखो 10% लेस का डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, अगर 100 रुपीज़ की बुक है हम 10% लेस में लेंगे तो कितने में पड़ेगी, 90 रुपीज़ में पड़ेगी। और अगर परसेंटेज फॉर्म में है तो 100% में से 10% निकाल दो तो कितना होगा, 90%। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 0.90x, यानी उसको परचेस कितने में की है, 0.90x में, क्योंकि 100% में से 10% निकालेंगे तो कितना परसेंट होगा, 90%। यानी 10% लेस है तो कॉस्ट प्राइस, नई कॉस्ट प्राइस कौन सी आ जाएगी, 0.90x। और अगर वो सेल करता है 90 मोर, यानी लास्ट उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी थी, 1.20x थी, और उससे भी 90 रुपीज़ ज़्यादा लिए, यानी उसका हो जाएगा +90। तो उसको कितना गेन मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, 40% उसको प्रॉफिट मिलेगा। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल रखो, मालूम पड़ गया सबको। पहले एक्स थी नॉर्मल कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 1.20 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर ये 10% लेस में लेता है वही प्रोडक्ट तो उसको पड़ेगी 0.90 में, और सेलिंग प्राइस में 90% ज़्यादा लेता है तो 1.20x + 90 होगा, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 40%। हमें यहाँ पे ये चीज़ पे ध्यान देना, प्रॉफिट कितना मिला है, डेट इज़ 40%। अगर 40% प्रॉफिट मिलता है तो सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला किस तरह से होगी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1.40 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर सबको, तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 1.20x + 90, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी, 1.40 इंटू 0.90x। क्लियर सबको, तो इस तरह से ये हमारा एक इक्वेशन पैटर्न में बन गया, 1.20x + 90 = 1.40 इंटू 0.90x। तो 1.40 यानी 14 से कितना होगा, 126। तो ये हो जाएगा 1.20x + 90, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.40 × 0.90। सिंपल चीज़ रखो, एक का परसेंटेज निकालेंगे तो 2 0 निकल जाएंगे। 14 से कितना होता है, 126, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.26x। क्लियर सबको। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1.20 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1.26x - 1.20x = 90, ये बचेगा हमारे पास।
1.26x में से 1.20x निकालेंगे तो ये कितना होगा 0.0x इज इक्वल टू 90। तो x कितना होगा 90 डिवाइड बाई 0.0x। मैं हर एक स्टेप आपको लिख रहा हूँ जिसका कि आपको मालूम पड़ जाए किस तरह से इक्वेशन सॉल्व होता है। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 100/6 और ये हो जाएगा 6 15 ज़ा 90। तो 15 इंटू 100 1500 और हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है और वो हमने सपोज की थी x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। ये थी हमारी बेसिक मेथड। किस तरह से ये क्वेश्चन आता है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक मेथड था। अभी हम उसको थोड़ा स्पीड में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार आप करोगे तो ये बेसिक मेथड फॉलो करनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। अभी देखो, अगर सेम क्वेश्चन हमें थोड़ा स्पीड में करना है तो हम इस तरह से करेंगे। तो पहले हमें दिया है अ पर्सन सोल्ड अ बुक ऑफ 20%, यानी परसेंटेज के बेस पे हम करेंगे। तो जब कॉस्ट प्राइस 100 थी, क्लियर, कॉस्ट प्राइस जब 100 थी तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 20% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए 120। अभी हमने क्या किया है कि ये पर्सन ने 10% लेस में बाई किया है, तो उसकी न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 90 आ गई, 10% लेस। और उसको गेन कितना मिलता है उस पर, अगर 90 पे परचेज करता है तो उसको, और 90 रुपीज़ ज़्यादा लेता है तो उसको प्रॉफिट कितना मिलता है 40% प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो 90 में 40% हमें ऐड करना है, यानी इस तरह से करेंगे कि 90 प्लस 40% ऑफ 90, इस तरह से हमें निकालना है, क्योंकि 90 तो कॉस्ट प्राइस है, उस पर उसको 40% प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 40% इस तरह से निकालेंगे, तो 90 प्लस 40/100, 40% यानी परसेंटेज का बेसिक देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 90। ओके, तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 90 प्लस 36, तो ये कितना होगा 126। तो ये हमें सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 126। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 है। कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस कर दिया 90 रुपीज़ में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 126। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है 6 रुपीज़ का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में। और अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो 90 रुपीज़ का डिफरेंस आना चाहिए सेलिंग प्राइस में, क्योंकि उसने क्या किया था कि सेलिंग प्राइस में 90 रुपीज़ उसने ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो ये 6 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो कितने पे आया जब हमने कॉस्ट प्राइस कंसिडर की थी 100 रुपीज़ पे। सबको मालूम पड़ गया सेलिंग प्राइस में जो 6 रुपीज़ का डिफरेंस कब आया, जब हमने सपोज किया था 100 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है सेलिंग प्राइस में आएगा 90 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। तो 90 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो ये हो गया हमारा 90 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 6, तो 6 15 ज़ा, तो ये आ गया हमारा आंसर 1500 रुपीज़ शुड बी द कॉस्ट प्राइस। क्लियर सबको। तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। लास्ट हमने एक देखा था थोड़ा एक्स सपोज किया, क्योंकि ये वो बेसिक पैटर्न थी समझने के लिए। अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक पैटर्न भी हमें फॉलो करनी है और ये पैटर्न भी फॉलो करनी है। बेसिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे तब तक हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ये सिंपल क्वेश्चन, अगर ये मेथड हमें आती है तो ये क्वेश्चन विथिन 10 सेकंड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज रिलेटेड टू रेशियो बोल सकते हैं या फिर रिलेटेड टू मिक्सचर्स। ओके, तो रेशियो में जो मिक्सचर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं तो हमने देखा कि रेशियो के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और सेकंड के परसेंटेज के कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा आए एग्जाम्स में, तो परसेंटेज और रेशियो हमें प्रॉपरली करना होगा। ठीक है, अभी देखो अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3 रिस्पेक्टिवली, यानी एक कंटेनर में 5:3 के रेशियो में मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। इफ़ 8 लीटर मिल्क इज एडेड इन इट, यानी अगर 8 लीटर मिल्क हम क्या ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 11:5। तो रेशियो कितना हो जाएगा 11:5 का हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड दैट ऑफ वाटर। ओके, तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका, क्या पहले मिल्क कितना था और वाटर कितना था, उसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले इसमें भी हम पहले बेसिक मेथड करेंगे। बेसिक मेथड इस तरह से कि हमें मालूम है कि कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हुआ है, दिया हुआ है 5:3, यानी सपोज के लेट मिल्क कितना होगा, जो मिल्क हमारा 5x होगा
तो वाटर कितना होगा 3x होगा। बेसिक कि अगर कंटेनर में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक कंटेनर में अगर 5 लीटर मिल्क होगा तो उसमें 3 लीटर वाटर होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है कितना है। तो हमने कैसे सपोज किया कि अगर कंटेनर में मिल्क 5x है तो वाटर कितना होगा 3x। सेकंड पार्ट में इफ़ 8 लीटर मिल्क इज़ एडेड, यानी अभी मिल्क में कितना ऐड हो रहा है 8 लीटर ऐड हो रहा है, यानी ये मिल्क कितना हो जाएगा 5x + 8 हो जाएगा। वाटर में कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं तो वाटर का तो 3x का 3x ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिल्क ऐड करते हैं तो हमें मालूम है कि कंपोजिशन किसका बढ़ जाएगा, मिल्क का बढ़ जाएगा। यानी अभी मिल्क में हमने 8 लीटर ऐड किया तो रेशियो कितना बन गया 11:5। यानी अगर यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे कि ये मिल्क तो इतना आ गया 5x + 8 लीटर और वाटर तो इतना ही है 3x, और इसका रेशियो अभी कितना हो गया है डैट इज़ 11/5। तो ये रेशियो हो गया 11/5। ठीक है, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25x + 5 8 = 40 और 11 3 = 33x। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो 25x को उस तरफ ले जाएंगे तो 33 में से 25 अगर माइनस करेंगे तो 8x, तो 8x = 40। तो x कितना होगा 40/8, तो 8 5 = 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू अगर मिल जाएगी कि 5 तो हमें मालूम हो जाएगा कि पहले मिल्क कितना था। तो मिल्क पहले था डैट इज़ 5x, यानी 5 5 कितना होगा 25, और वाटर पहले कितना था 3x, तो 3 5 कितना होगा 15। लेकिन हमें निकालना है डिफरेंस, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 लीटर, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा डैट इज़ 10 लीटर। क्लियर सबको? तो ये भी बेसिक मेथड थी, सिंपल है क्वेश्चन। अगर मिक्सचर्स आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप मिक्सचर को फॉलो कीजिए, ये पूरे चैप्टर के प्रैक्टिस ज़रूरी है। मिक्सर के क्वेश्चन अगर इजी आते हैं और हमें मेथड आती है तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड इसमें हम दिखाएंगे शॉर्टकट, इससे थोड़ा स्पीड में हो जाएगा। तो देखिए अभी सेकंड मेथड मिक्सचर्स के अंदर तो अगर यही क्वेश्चन है लेकिन हम इस तरह से फॉलो करेंगे। हमें मालूम है कि मिल्क और वाटर, ओके, इसका रेशियो कितना दिया है 5:3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ओल्ड, यानी ओल्ड रेशियो, पहले का रेशियो कितना था 5:3 था। अभी क्या हुआ कि हम 8 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं, यानी हम क्या ऐड कर रहे हैं, हमें फोकस इस पे करना है। ये मेथड में हम क्या ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं। और कितना मिल्क ऐड कर रहे हैं 8 लीटर ऐड कर रहे हैं मिल्क। ओके, तो 8 लीटर अगर मिल्क हम ऐड करते हैं तो हमारा नया रेशियो, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा 11:5। तो ये हो जाएगा हमारा नया रेशियो 11:5। अभी हमें मालूम है कि कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि मिल्क ऐड हो रहा है, वाटर तो सेम ही रहेगा, यानी पहले अगर वाटर 3 लीटर्स था तो बाद में भी 3 लीटर्स रहेगा। लेकिन क्या हुआ मिल्क ज़्यादा आ गया, यानी उसका प्रोपोर्शन थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो ये मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वाटर जो है तो ये 3 और 5 है उसकी वैल्यू, पहले 3 लीटर थी अब ये 5 लीटर की हो गई। तो ये जो कंपोजिशन है वाटर का कंपोजिशन हमें सेम करना है, और सेम करने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5, तो ये तो 15 आएगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि हम वाटर मिल्क ऐड कर रहे हैं, वाटर का कंपोजिशन हमें सेम करना है। क्योंकि हमें डिफरेंस क्या है कि मिल्क कितना ऐड हो रहा है 8 लीटर ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका वाटर का कंपोजिशन सेम करेंगे। तो अभी क्या होगा, तो अगर हम यहाँ से अगेन हम रेशियो देखेंगे कि मिल्क और वाटर में रेशियो में क्या होगा, तो 5 5 = 25 आ गया, ओके, और 5 3 = 15, तो ये हो गया 15, और यहाँ से 33 हो गया मिल्क, और यहाँ पे 3 5 कितना हो गया 15। तो अभी क्या होगा कि वाटर का कंपोजिशन सेम हो गया, क्योंकि वाटर तो पहले जो था उतना ही था, लेकिन यहाँ मिल्क में अगर हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ मिल्क में कितना फ़र्क आया, तो 8 यूनिट्स का डिफरेंस आया। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। देखो 8 यूनिट्स का यहाँ पे क्या आता है डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 8 यूनिट्स का डिफरेंस वो किस पे आया, 25 अगर था तब आया कि 25 पहले 25 था बाद में हो गया 33, तो हमारा डिफरेंस कितना आया है
तो 8 का आया। यानी लेकिन ये डिफरेंस हमें मालूम है कि ये डिफरेंस कितने का है, 8 लीटर मिल्क हमने ऐड किया तो उसका डिफरेंस है। तो यहाँ से इस तरह से ये मेथड जाएगी कि 8 यूनिट्स का डिफरेंस आता है, लेकिन ये 8 यूनिट्स का डिफरेंस कितना है, तो वो 8 लीटर का है। ठीक है, 8 यूनिट का डिफरेंस कितना है, क्योंकि डिफरेंस हमें दिया है, क्योंकि मिल्क हमें ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं 8 लीटर, यानी डिफरेंस हमें मालूम है कि मिल्क में कितना डिफरेंस आना चाहिए, 8 लीटर का आना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 8 यूनिट्स का, तो ये 8 यूनिट्स जो है वो 8 लीटर का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ से वर्कआउट करना है, तो 25 अगर हो गए यूनिट्स तो कितना लीटर दूध होगा, तो 25 × 8/8, तो यहाँ पे आ जाएगा कि इनिशियल मिल्क कितना होगा 25 लीटर। और उसी तरह अगर वाटर का वर्कआउट करना है तो सेम ही होगा कि 8 यूनिट्स का अगर 8 लीटर का है तो वाटर का कितना होगा, तो वाटर तो 15 है, तो 15 यूनिट्स का कितना होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 15 लीटर। यानी यहाँ पे हमें पहले का कंपोजिशन मिल जाएगा कि 25 और 15, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस जो है दैट इज़ 25 - 15 यानी 10। ओके, तो ये जो मेथड है दैट इज़ रिलेटेड टू रेशियो की मेथड है, जहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस चाहिए अगर ये शॉर्टकट प्रॉपर्ली फॉलो करनी हो तो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है दैट इज़ रेशियो रिलेटेड टू मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, उसमें ये सभी पैटर्न आपको दिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये पैटर्न नहीं आती है तो वो वीडियो पे जाए, उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्लियर, तो ये सेकंड मेथड है जिससे कि हम डायरेक्टली रेशियो की मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चीज़ क्या है कि ये कुछ भी आ सकता है, ये एडिशन कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पे 8 लीटर्स की जगह पे 16 लीटर्स होते तो 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 16 लीटर्स, तो यहाँ पे 25 का कितना होगा, तो इस तरह से हमें कंपोजिशन मिल्क का और वाटर का मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं, ₹6,000 व्हेन इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, it fetches ₹1,200. If the same sum is invested at same rate for a year compounded half yearly, then find the compound interest। तो हमें यहाँ पे compound interest फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ दी है दैट इज compounded half yearly। ठीक है, अभी देखो एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वो हमें फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि अगर हमें 2 बार कैलकुलेशन करना है, यानी 2 टाइम्स अगर हमें कैलकुलेशन करना है, 2 टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखो मैं इस तरह से लिखूंगा, 2 टाइम्स कैलकुलेशन करना है, तो हम कंसिडर करेंगे 2:1। फिर वो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर 3 टाइम्स कैलकुलेशन करना है तो हम यूज़ करेंगे 3:1। ओके, और अगर 4 टाइम्स हमें कैलकुलेशन करना है, इसको हमें किस तरह से समझना है, अगर 2 टाइम्स कैलकुलेशन करना है तो 2:1, 3 टाइम्स कैलकुलेशन करना है तो 3:3:1, और अगर हमें 4 टाइम्स कैलकुलेशन करना है तो हमें याद रखना होगा 4:6:4:1। क्लियर, तो ये जो 3 पैटर्न जो है वो हमें याद रखनी होगी अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व करना है तब। तो अभी ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, हम ऐसे नहीं याद रखेंगे 2 years 3 years 4 years, हम इस तरह से याद रखेंगे 2 टाइम्स कैलकुलेशन 2:1, 3 टाइम्स 3:3:1, 4 टाइम्स 4:6:4:1। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। ₹6,000 व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी पहले तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला तो हम सबको मालूम होनी चाहिए, PRN/100, तो ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के। क्लियर, हमें दिया है ₹6,000 इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, यानी हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है कितनी है 6,000, ईयर्स कितना दिया है 2 years हमें दिया है, और इट फैचेज ₹1,200, यानी इंटरेस्ट कितना फैच हुआ है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 1,200। इफ़ द सेम सम इज इन्वेस्टेड, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि P दिया हुआ है, N दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, लेकिन हमें रेट नहीं मालूम। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन इस तरह से, इफ़ द सेम सम, यानी यही सम मुझे इन्वेस्ट करना है, कितना 6,000 एट द सेम रेट फॉर अ ईयर, यहाँ पे मुझे ईयर कितना लेना है फॉर अ ईयर, यानी 1 year का ही कैलकुलेट करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन ये कंपाउंडिंग कैसे है, हाफ ईयरली है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें वर्कआउट करनी है। अभी देखें
यहाँ पे हमें रेट नहीं मालूम, क्योंकि रेट तो हमें चाहिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये पहले पार्ट से हम रेट फाइंड आउट करेंगे। तो रेट कितना होगा, तो रेट दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय, बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला है। तो अगर ये 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 6000 ओके इंटू 2, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट 6000 पे 1200 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 20% होगा 2 ईयर्स का, तो 1 ईयर का कितना होगा 10%। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। यानी 6000 पे 1200 का इंटरेस्ट, तो 1200 बगैर 6000, तो 20% इंटरेस्ट 2 ईयर्स का, तो 1 ईयर का कितना होगा 10%। कैलकुलेशन करेंगे तो भी वही आएगा, 12 10 120 का रेट कितना होगा 10% रेट होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि रेट कितना है 10%। लेकिन 1 ईयर की हमें कैलकुलेट करनी है, कंपाउंडेड कितना है हाफ ईयरली। देखो अभी ये जो है कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर्ली समझ लो, हमें कैलकुलेट करना है ओनली 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कैलकुलेट करना है ओनली 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंडिंग कैसा है हाफ ईयरली, यानी एवरी 6 मंथ्स हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है कि रेट कितना है 10%, लेकिन ये 10% पर एनम है, यानी पूरे साल का रेट कितना है 10%। लेकिन हमें कंपाउंडिंग करना हाफ ईयरली, तो हमें पहले 6 महीने में 5% मिलेगा और दूसरे 6 महीने में 5% मिलेगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पहले 6 महीने में 5%, नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगेन 5%। ओके, तो अभी क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5% और 5%। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार करके है, यानी 2 टाइम्स हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें याद रखना है 2:1। देखो पहले 6 महीने का कैलकुलेशन करना है, फिर 6 महीने का कैलकुलेशन करना है, यानी 2 टाइम्स हमें कैलकुलेशन करना है। तो क्या कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा 2:1। अभी हम इसको किस तरह से करेंगे, तो पहले हमें मालूम है 6000 है, ओके प्रिंसिपल अमाउंट 6000 पे 2 टाइम्स हमें कैलकुलेशन करना है, तो 5% पहले निकालना होगा। तो 6000 का 5% कितना होगा 300। ओके, और यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है 2:1, यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 300 इंटू 2 कितना होगा 600। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारी कौन सी आई 600। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है उसको हम इधर लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 300, और फिर से 300 का 5% निकालेंगे, तो 300 का 5% कितना होगा 15 होगा। और फिर हम ये 1 का यूज़ करेंगे, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा 600 प्लस 15 यानी 615। तो ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज़ 615 ऑप्शन ए। देखो फिर से ये मेथड आपको समझा देता हूँ। ये 10% निकालना तो बहुत ईजी है, एक बार 10% निकल गया विदाउट एनी फॉर्मूला हम डायरेक्टली कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है। हाफ ईयरली दिया है, 1 ईयर का टाइम है, यानी 2 टाइम्स हमें कैलकुलेशन करना है, तो 2:1। क्लियर? 6000 है, रेट 10% है, लेकिन हाफ ईयरली है तो उसका हाफ कर दो 5%। 6000 का 5% निकालोगे तो कितना होगा 300। तो पहले ये 2 का इस्तेमाल करो, मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना होगा 600। फिर ये 300 इस तरफ लिखो, उसका फिर से 5% निकालो, कितना होगा 15। और फिर ये 1 का यूज़ करो, मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कितना होगा 15। यानी ये आंसर हमारा कितना आ गया, दोनों को ऐड करोगे तो 615, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये मेथड बहुत ही ईजी है, आप इतना याद रखो, आपका क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन देखो, अगर एक क्वेश्चन को देखेंगे तो बोर्ड का क्वेश्चन है, तो अगेन वो किससे रिलेट होगा, डेट इज टाइम एंड डिस्टेंस। तो अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में से ट्रेन में से एक क्वेश्चन आया, नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन आया, और बोट एंड स्ट्रीम में से भी एक क्वेश्चन आया। यानी अगर टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे इस चैप्टर में से। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अ बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट्स। ओके, तो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 42 मिनट्स में, और हमें दिया है दैट इज रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7:3। और रेशियो जो है स्पीड, बोट की स्पीड का और स्ट्रीम की स्पीड का, तो रेशियो कितना है 7:3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है टाइम का, जब डाउन स्ट्रीम में जाता है और जब अप स्ट्रीम में जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने बोट्स एंड स्ट्रीम का चैप्टर किया होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे कि स्पीड ऑफ बोट
इन स्टिल वाटर, तो वो हमें u लेते हैं नॉर्मली। देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो हम कंसिडर करते हैं दैट इज v, यानी बोट की स्पीड u, स्ट्रीम की स्पीड v। स्पीड डाउनस्ट्रीम, यानी बोट को अगर हम दरिया में लेके जाते हैं तो स्पीड डाउनस्ट्रीम, यानी जो डायरेक्शन में वेव्स है, जो डायरेक्शन में स्ट्रीम है, अगर वही डायरेक्शन में हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पीड डाउनस्ट्रीम, और उसको हम कंसिडर करते हैं a। और उसी तरह अगर स्पीड अपस्ट्रीम यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी वेव्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं b। और इनका रिलेशन इस तरह से है कि a क्या होगा डाउनस्ट्रीम में, तो वो हो जाएगा u प्लस वी, और b अपस्ट्रीम में क्या होगा दैट इज़ u माइनस वी। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो u कितना मिलेगा दैट इज़ a प्लस बी बाई टू, और v कितना मिलेगा दैट इज़ a माइनस बी बाई टू। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, डाउनस्ट्रीम u प्लस वी, अपस्ट्रीम u माइनस वी, यहाँ से स्पीड ऑफ बोट a प्लस बी बाई टू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम a माइनस बी बाई टू। और अगर बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, आप ये 4 लिख दोगे तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद हमें बेसिक जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वही हमें यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ ये सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो ये था कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी हमें ये दोनों चीज़ दी है, उसके रेशियो दिया है, क्या है 7:3। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सपोज कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट की स्पीड हम सपोज करेंगे 7x, क्लियर सबको, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको हम सपोज करेंगे 3x। तो हमने सपोज कर लिया क्योंकि रेशियो दिया है कि बोट की स्पीड होगी कितनी 7x, स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 3x। तो यहाँ से हमें मिल सकता है स्पीड डाउनस्ट्रीम यानी a u प्लस वी, यानी दोनों का एडिशन। तो स्पीड जो है डाउनस्ट्रीम, यानी ये देखो यहाँ पे ये मिल गया हमें u, यहाँ पे ये आ गया v, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो वो है a यानी u प्लस वी, तो ये हो जाएगा 10x, क्लियर। उसी तरह स्पीड अपस्ट्रीम हमें मिल जाएगी, तो स्पीड अपस्ट्रीम कितना है b यानी u माइनस वी, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3x यानी 4x। फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप दिखा रहा हूँ इसलिए हमें टाइम लग रहा है। तो डाउनस्ट्रीम के 10x आ गई, अपस्ट्रीम की 4x आ गई। अभी हमें देखो ये एक चीज़ हमें दी है, बोट कैन कवर 28 किलोमीटर इन 42 मिनट्स। तो वहाँ से हमें स्पीड कौन सी मिलेगी, डाउनस्ट्रीम दिया है तो स्पीड ये मिल सकती है हमें, यानी ए हमें कितना दिया है, तो वो 28 किलोमीटर कवर सकता है, ये भी स्पीड ही है, यानी डिस्टेंस कितना कवर करेगा 28 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितने टाइम में 42 मिनट्स, लेकिन ये मिनट्स दिया है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाय 60 आवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो आवर्स में दिया है। तो 42/60 यानी 40 तो इधर जाएगा, 60 ऊपर जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 7 4 जा 7 6 जा 6 10 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डाउनस्ट्रीम दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ए हमें मालूम है कितना है 10x, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। अभी हमें x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 4। तो अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हमें सभी की वैल्यू मिलेगी, यानी हमें स्पीड बोट की भी मिल जाएगी, हमें स्पीड स्ट्रीम की भी मिल जाएगी, हमें स्पीड डाउनस्ट्रीम तो मालूम है, अपस्ट्रीम की भी स्पीड मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ मालूम पड़ गई, कौन सी, तो पहले तो हमें a मालूम पड़ गया, a कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। और दूसरा हमें b मिल गया, क्योंकि b कितना है 4x है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 4 जा 16 किलोमीटर पर आवर, क्लियर सबको। तो यहाँ पे a क्या है स्पीड डाउनस्ट्रीम, b क्या है स्पीड अपस्ट्रीम, क्योंकि हमें डिफरेंस टाइम का लेना है, जब हम 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएंगे और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइम डाउनस्ट्रीम मिलेगा, टाइम डाउनस्ट्रीम यानी डाउनस्ट्रीम में हम जाते हैं तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करना है 60 किलोमीटर, और तब डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 40, ओके।
तो ये हो जाएगा हमारा 6/4 यानी 3/2। ये मिल गया हमारा टाइम डाउनस्ट्रीम। उसी तरह टाइम अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है 40 किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी है 16। तो यहाँ पे 8 5 जा 8 2 जा, तो ये रेशियो कितना मिल गया 5/2। क्लियर सबको। तो यहाँ पे अगर हमें मालूम पड़ जाता है, देखो 5/2 13/2 यानी कितना होगा 1.5 आवर, और 5/2 कितना होगा 2.5 आवर, और डिफरेंस हमें निकालना है तो 1 आवर का डिफरेंस होगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो, या तो फिर डिफरेंस कितना होगा दैट इज टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम। ओके, तो अपस्ट्रीम का आ गया 5/2 माइनस 3/2, तो ये हो गया 2/2 यानी 1 आवर का डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 1 आवर। क्लियर। तो ये अगर ऐसे तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप यहाँ पे आ जाओगे, स्पीड में करोगे, प्रैक्टिस होगी आपकी, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, A and B entered into a business by investing total capital of rupees 17,000. Okay. B withdraw rupees 1,500 after 6 months and get rupees 8,100 as a profit out of total profit of 19,500 at the end of the year. Find capital of B after 6 months from starting. तो B का कैपिटल फाइंड आउट करना है 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से आया है पार्टनरशिप, दैट इज अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो अगर हम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कहाँ से जाएगा रेशियो, यानी अगर रेशियो के क्वेश्चन देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आ गए रेशियो में से, यानी आउट ऑफ 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर में हमने देखे 3 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के थे, 3 क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू रेशियो, लेकिन सभी अलग थे। एक रेशियो में आया था एज का, एक रेशियो में आया था मिक्सचर का, और ये रेशियो में आया है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, दैट इज कि पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ओके शुड बी सेम एज रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो ये पार्टनरशिप का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो होता है वही रेशियो किसका होना चाहिए, दैट इज ऑफ प्रॉफिट। तो यही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। देखो अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी एंटर इनटू अ बिजनेस ऑफ टोटल कैपिटल 17,000, यानी हमें मालूम है कि ए और बी की टोटल अमाउंट कितनी है 17,000। बी विड्रॉ रुपीज़ 1,500 आफ्टर 6 मंथ्स, यानी बी ने आफ्टर 6 मंथ कितने रुपये विड्रॉ कर दिए 1,500, यानी उसकी जो कैपिटल होगी उसमें से उसने 1,500 विड्रॉ कर दिए, और एंड में उसको 8,100 प्रॉफिट मिला आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 19,550। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मालूम हो जाती है कि टोटल प्रॉफिट था 19,500, उसमें से 8,100 प्रॉफिट किसको मिला, डेट इज बी को मिला। तो यहाँ से प्रॉफिट बी का प्रॉफिट ओके बी का प्रॉफिट कितना आया है, तो अगर बी का प्रॉफिट हम देखेंगे तो बी का प्रॉफिट कितना है, डेट इज 8,100। क्लियर। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा ना कि ए का प्रॉफिट कितना है। तो ए का प्रॉफिट, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमें मालूम है 19,500, उसमें से माइनस करना है 8,100, तो ए का प्रॉफिट कितना है 11,400, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 19,500 है, उसमें से 8,100 जो है वो बी का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट का रेशियो मिल सकता है, क्योंकि हमें ये इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा 11400 डिवाइड बाई 8,100, तो ये आ जाएगा 3 से हम कैंसिल करेंगे तो 3 इज़ 9 ओके 3 8 इज़ 24 और ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पे ए इज़ टू बी का रेशियो आया, ये रेशियो किसका है, प्रॉफिट का है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमें मालूम है प्रॉफिट का रेशियो कितना है 38:27। अभी हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है। तो हमें मालूम है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 17,000, बी ने 1,500 विड्रॉ किया। अभी देखो यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कि लेट ए का इन्वेस्टमेंट कितना है एक्स अमाउंट है, इनिशियल अगर ए का एक्स अमाउंट होगा तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सो दैट विल बी 17,000 माइनस एक्स। क्लियर सबको, क्योंकि टोटल अमाउंट 17,000 है, अगर उसमें से एक्स अमाउंट ए की है तो बाकी की अमाउंट किसकी होगी, बी की होगी। अभी सिचुएशन किस तरह से होगा कि बी विड्रॉ रुपीज़ 1,500 आफ्टर 6 मंथ्स, यानी ए तो कुछ कर ही नहीं रहा है,
तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 12 मंथ्स के लिए है ही। तो अभी रेशियो अगर हम निकालेंगे कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा, तो ए तो कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी ए का इन्वेस्टमेंट 1 ईयर तक रहेगा, और 1 ईयर यानी 12 मंथ्स, यानी उसका 12x, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स के लिए रहेगा, तो उसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 12x। अभी बी का देखते हैं। बी आफ्टर 6 मंथ्स 1500 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं। बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 17,000 माइनस एक्स, वो 6 महीने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी -6, लेकिन 6 महीने ख़त्म होने के बाद वो 17,000 में से 1500 माइनस कर देगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,500, क्योंकि 1500 उसने निकाल दिए, माइनस एक्स, यानी ये अमाउंट में से 1500 माइनस करेंगे तो 15,500 माइनस एक्स, और वो अगले 6 महीने तक रहेगा, और बीच में क्या आएगा प्लस। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। देखो इस तरह से जाता है। ए का इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स के लिए यानी 12x है। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इनिशियल उसके पास अमाउंट कितनी थी 17,000 माइनस 6, लेकिन ये 6 महीने तक तो इसका अमाउंट इतना ही रहा। 6 महीने के बाद क्या किया कि ये अमाउंट में से उसने 1500 रुपीज़ निकाल दिए, यानी 17,000 में से 1500 निकालेगा तो कितना होगा 1500 माइनस एक्स, और वो अगले 6 महीने तक रहेगा, यानी बीच में क्या आएगा प्लस। अगर इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना होएगा 0 0 0 7 6 42 7 6 42, ओके, तो ये आ जाएगा 102,000, ठीक है, माइनस 6x प्लस ये कितना होगा 6 0 0 6 0 0 6 5 30 6 5 30 प्लस 33 6 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 90,000 माइनस 6x। क्लियर सबको। अभी हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो 102,000 93,000, तो ये आ जाएगा 195,000, यानी ये अमाउंट हो जाएगी 195,000 माइनस 12x। क्लियर। तो ए और बी का ये आ गया। अगर यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमें ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना करना है, सेम करना है प्रॉफिट का रेशियो, तो यहाँ पे अगर ए अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए का कितना वैल्यू आया, डेट इज़ 12x डिवाइड बाई 1,95,000 माइनस 12x, तो ये आ गया रेशियो। लेकिन ये रेशियो और ये रेशियो सेम होना चाहिए, तो अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको कैलकुलेट इस तरह से करेंगे, दैट इज़ 12x डिवाइड बाई 1,95,000 माइनस 12x इज इक्वल टू 38/27। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है इसका, तो अगर हम थोड़ा इसको प्रॉपरली हम करेंगे तो किस तरह से होगा, तो थोड़ा कॉमन निकालेंगे तब भी चलेगा। देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2 6 12, 2 19 18, तो ये पे ये आ गया 19। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन वो इस तरह से आ जाएगा, डेट इज़ 6 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू 19 इंटू 195,000 माइनस 12x, इस तरह से आएगा। क्लियर सबको। ओके, यहाँ पे x भी है इस तरह से। क्लियर। तो देखो ये कैलकुलेशन इस तरह से होगा, 6 7 42, 6 2 12, 12 प्लस 4 कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा 162x। अभी इसको हमें बाद में कैलकुलेट करेंगे, 195,000 माइनस 19 इंटू 12x, ठीक है। अभी 19 इंटू 12x कितना होगा, तो 190 प्लस 38, यानी ये हो जाएगा 228x। ओके, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी, डेट इज़ 228x आ जाएगी। ओके, एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। अभी ये वैल्यू इधर आएगी तो 162 में ऐड हो जाएगा, यानी ये 162 में ऐड हो जाएगा तो 093, तो ये वैल्यू आ जाएगी 390x इज इक्वल टू 19 इंटू 195,000। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू इस तरह से होगी, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी हमें कैलकुलेशन में, तो ये थोड़ा रब कर लेंगे हम पहले। ओके, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे अगर वैल्यू हमारी आ जाती है, डेट इज़ x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाई 195,000 डिवाइड बाई कितना होगा 390,
यानी एक एक जीरो निकल गया। अभी ये 195 है, 39 फाइजा करके देख लेते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 ज़ा 15, 195, तो 39 फाइजा कितना होगा, इतना हो जाएगा। 19 फाइजा 85, तो ये आ गई हमारी वैल्यू एक्स की कितनी आ गई, 8500। ओके सॉरी, 19 फाइजा 95, तो ये होगा हमारा 9500। 19 फाइजा कितना होगा, 95 होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9500। अभी हमें x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि b की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, तो b की इनिशियल वैल्यू 17000 माइनस x, तो उसमें से हमें 17,000 में से 9500 माइनस करेंगे तो 00, ये 6, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 0, 16 में से 9 जाएगा तो 7, यानी उसकी इनिशियल अमाउंट कितनी थी, 7500। तो आफ्टर 6 मंथ्स उसकी अमाउंट कितनी होगी, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स उसने 1500 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो आफ्टर 6 मंथ उसकी अमाउंट हो जाएगी 7500 माइनस 1500, तो ये अमाउंट आ जाएगी 6000। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 6000, ठीक है। तो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट जो है वो तो बेसिक्स था कॉन्सेप्ट कि आपको रेशियो मिल जाता है प्रॉफिट का, आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालें। मेन टाइम कहाँ लगता है, दैट इज़ इन कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, अगर आपको आइडिया आ जाए कि कैलकुलेशन में आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो फिर इसको लेफ्ट भी कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा कि आंसर आ जाता है। आंसर कितना आया, 6000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन जो आया था दैट इज रिलेटेड टू एरिया, यानी एक क्वेश्चन आया था एरिया में से, एरिया और वॉल्यूम। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन हम देखते हैं तो इस तरह से, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40% वाइल कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट, यानी हमने क्या किया कि लेंथ को 40% अगर हम इंक्रीज करते, ब्रेथ कांस्टेंट रखते, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 24 स्क्वायर मीटर। तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 24 स्क्वायर मीटर से बढ़ जाएगा। एंड द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज 32 मीटर, यानी हमें क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, ओरिजिनल रेक्टेंगल का कितना है, दैट इज 32 मीटर। फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें बी फाइंड आउट करना है, यानी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है। यानी पहला में क्या बोला है कि इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40%, या अगर लेंथ 40% से इंक्रीज हो रही है, ओके, और ब्रेथ हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो रेक्टेंगल के एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 25 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इस तरह से करेंगे, सपोज के ओरिजिनल लेंथ वो L है और ब्रेथ जो है वो B है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया की फॉर्मूला क्या होगी, दैट इज L इंटू बी स्क्वायर मीटर, तो ये एरिया की फॉर्मूला बेसिक। और पेरीमीटर कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये बेसिक है। अगर हमें कोई भी रेक्टेंगल दिया है, उसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो एरिया कितना होगा, L इंटू बी, और अगर उसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा। लेकिन यहाँ पे हमें चीज़ मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इसको हमें दिया है, दैट इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि L प्लस बी हमें मिल जाएगा, दैट इज 16, 2 1 2 2 6 12। तो ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से। अभी सिचुएशन क्या हुई है कि ओरिजिनल एरिया कितना था, L इंटू बी, लेकिन अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है 40% से, यानी न्यू एरिया कितना आएगा, देखो, तो लेंथ इंक्रीज हो रही है 40% से, यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.40 L। लेंथ में 40% इंक्रीज कैसे करना है, 1.40 L। ब्रेथ इतना ही रहेगा, तो इंटू बी, लेकिन उससे क्या होगा, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 24 स्क्वायर मीटर, यानी तब एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, 24 स्क्वायर मीटर। यानी ये एरिया जो आएगा, लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, ब्रेथ उतनी ही रखी, तो ये एरिया जो पुराना एरिया था L इंटू बी, उसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा, 24 स्क्वायर मीटर वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से मालूम पड़ गया सबको। लेंथ, ये ओल्ड एरिया था, लेंथ 40% से इंक्रीज की, ब्रेथ उतनी ही रखी, तो ओल्ड एरिया में कितना इंक्रीज होगा, 24 होगा। अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो 1.40 LB में से LB निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.40 लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से L इंटू बी मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 24 बाई 0.40, यानी 24 इंटू 100 बाई 40,
ओके, एक एक जीरो निकल जाएगा, 4 6 तो ये कितना आ जाएगा 60। क्लियर। तो L इंटू बी हमें मिल गया 60, यानी हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। फर्स्ट इक्वेशन L प्लस बी इज इक्वल टू 16, सेकेंड इक्वेशन L इंटू बी इज इक्वल टू 60। यहाँ से आप ऑप्शन ट्रैक करके भी B की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना है B, तो L क्या होगा, दैट इज 60/B। ओके, यहाँ से L इंटू बी इज इक्वल टू 60 आया, तो L कितना आएगा 60/B, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दो। यानी इक्वेशन नंबर 1 जो है दैट इज L प्लस बी इज इक्वल टू 16, यहाँ पे L की जगह पे 60/B प्लस बी इज इक्वल टू 16। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से आएगा 60 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16B। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 16B प्लस 60 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक यूज़ करेंगे तो बहुत ही क्लियर है, 10 6 60 लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 10B माइनस 6B प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर b कॉमन निकालेंगे तो b माइनस 10, यहाँ से माइनस 6 निकालेंगे तो b माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 6 यहाँ से हमें मिल सकती है। ऑप्शन में देखोगे तो हमारे पास, एक मिनट, क्या किया हमने, सही है, तो b की वैल्यू 10 भी आ सकती है और b की वैल्यू 6 भी आ सकती है, तो कहीं पे गलती हमारी हो गई होगी। तो सही है, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, यहाँ पे 10 और 6 दोनों दिए हुए, तो यहाँ पे किसी भी एक ही ऑप्शन हमें एग्जाम में आएगा। यहाँ पे शायद ऑप्शन में थोड़ा गलती होगी, लेकिन हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा, दैट इज़ बी। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट हम जिस तरह से पढ़ा रहे, आपको हर एक मेथड आपको दिखा रहे, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।